दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी मैनेजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहे थे, दैट इज स्टाफिंग। वहां पर हम लोगों ने देखा कि स्टाफिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट प्लेस पर राइट टास्क करवाना मेरी स्टाफिंग के अंदर आता है। तो वहां पर मैं मेरी स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ रही थी एंड वहां पर मेरा स्टेप नंबर 2 था रिक्रूटमेंट। जब मैं आपको उसका प्रोसेस पढ़वा रही थी, रिक्रूटमेंट उसके अंदर आपका सेकेंड स्टेप आया, वहां पर मैंने आपको कहा था कि ये जो रिक्रूटमेंट टर्म है इसकी बात हम लोग एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जहां पर हम लोग रिक्रूटमेंट को डिटेल में देख रहे होंगे। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी टर्म की, उसी कॉन्सेप्ट की डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिक्रूटमेंट। यहां पर इसका मीनिंग, डेफिनेशंस, साथ ही उसका प्रोसेस, क्या अलग अलग सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के, हर एक चीज को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अपना कंसंट्रेशन वीडियो के एंड तक बनाकर रखना एंड नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लेना। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ऑन टाइम मिल जाएंगे। यहां पर वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेरी बात को सुनना है, मेरी बात को समझना है, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो सके। देखो, सबसे पहले मुझे यहां पर समझना है मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, यानी कि जब मैं आपको स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा रही थी, वहां पर भी मैंने आप लोगों को समझाया रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आपने अब देखना है, आपको अब क्या पता है कि मुझे इतने लोगों की जरूरत है। अब रिक्रूटमेंट क्या करेगा, मैं अलग अलग सोर्सेज देखूंगी कि मैं इन लोगों को कहां से ला सकती हूँ। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। बात क्लियर हो रही है? रिक्रूटमेंट क्या कहता है, यहां पर ये क्या करता है, सुटेबल पर्सन को अट्रैक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो आपकी वैकेंट पोस्ट को आकर के फिल कर सके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहां पर क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या कर रहे हैं, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो उनको बता रहे हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो सके आपकी वैकेंट जॉब्स के लिए। ये है आपके रिक्रूटमेंट का मीनिंग। एफर्ट्स किस लिए किए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहां पर अप्लाई करें। देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब समझ आया कि हम उनको अपनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बताते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो, स्टिमुलेट हो और ज्यादा से ज्यादा आकर अप्लाई कर सके। अब अगर मैं हूं एक पर्सन जिसको रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो मेरा मोटिव क्या होगा, मैं क्या चाहती हूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। मेरे एफर्ट्स किस चीज पे जाएंगे, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ज्यादातर लोग आकर हमारी कंपनी में अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास चॉइसेस बढ़ जाएंगी। मैं इतने सारे लोगों में से सबसे बेस्ट पर्सन निकाल करके अपना रिक्रूटमेंट कर रही होंगी। इसलिए एफर्ट्स किए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी वैकेंट पोस्ट के लिए। अब हम लोगों ने मीनिंग पढ़ लिया, हम लोगों को यहां पर कुछ फेमस डेफिनेशंस गिवन है, उन फेमस डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। फ्लिपो कहते हैं रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग एम्प्लॉयज के लिए सर्च कर रहे होते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय मेरे मतलब का है। एंड जैसे ही मुझे समझ आता है कि हाँ, इस एरिया में वो एम्प्लॉयज हैं, वो लोग हैं, तो वहां पर मैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज बता करके स्टिमुलेट कर रही होती हूँ, अट्रैक्ट कर रही होती हूँ, ताकि वो लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन भी जॉब्स की वैकेंसी है उन पर वो अप्लाई कर सके। डेफिनेशन समझ आई? नेक्स्ट फेमस डेफिनेशन है हमारे डेल्टन ए मैकफर्लिन की। ये क्या कह रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप लोग पोटेंशियल एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि वो लोग कंपनी में अपनी एप्लीकेशन दे एंड वैकेंट पोस्ट को फिल करें। डेफिनेशन क्लियर हुई, मीनिंग क्लियर हुआ या फिर नहीं? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट ये एक आपका सेपरेट कॉन्सेप्ट है स्टाफिंग के अंदर, इसीलिए मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो के अंदर ही कवर कर दिया ताकि हर एक डाउट आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड यहीं पर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अब हम लोगों को बात करनी है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की। स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम से ही चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। देखो, आपके टोटल 4 स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। पहला स्टेप आपको क्या कहते हैं, आपको सबसे पहले रिक्वेजिशन देखनी पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयज जानने पड़ेंगे कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। अब वहां से क्या होगा, अब आप कहेंगे कि ठीक है, मुझे इतने लोगों की जरूरत है। अब आप अलग अलग सोर्सेज देखेंगे कि मैं एम्प्लॉयज को कहां कहां से ढूंढ सकती हूँ। तो यहां पर इन्होंने बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स बताए हैं। डिटेल में इन सोर्सेज की भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। अब जैसे ही मैंने सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए, अब मैं इंटरेस्टेड पीपल को इनवाइट करूंगी। कैसे? मैं उनको अपॉर्चुनिटीज बता रही हूँ जिससे कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड में अपनी अपनी एप्लीकेशंस मुझको दे रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या हो गया, इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। फोर्थ स्टेप क्या होगा, अब जो मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं, मैंने उन एप्लीकेशंस की लिस्ट बना ली।
लिस्ट कैसे कि हाँ ये लोग सुटेबल हैं एंड ये लोग सुटेबल नहीं है। अब जो लिस्ट मेरे पास थे कि हाँ ये लोग सुटेबल है, उन लिस्ट को इकट्ठा करके मैं भेज दूंगी मेरे सिलेक्शन एंड ऑनबोर्डिंग डिपार्टमेंट को। अब ये कहां चला जाएगा, मेरे सिलेक्शन यानी कि थर्ड स्टेप के पास चला जाएगा स्टाफिंग की। प्रोसेस क्लियर हो या फिर नहीं, डायग्राम से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम से पहले खाली ये डायग्राम देख जाओ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत अच्छे से लिख करके आ रहे होंगे। बात क्लियर है। अब हम इसी प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का है वो है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है एंड हर डिपार्टमेंट का एक ना एक मैनेजर है। अब वो मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने अपने पास लिस्ट बना ली कि 2 लोग मुझे इस डिपार्टमेंट में चाहिए, दूसरा मैनेजर कह रहे 2 लोग मुझे चाहिए, दूसरा मैनेजर कह रहे मुझे 3 लोग चाहिए। उन्होंने सब मैनेजर्स ने क्या किया, अपनी अपनी लिस्ट बना ली। अब वो अपनी अपनी लिस्ट क्या करेंगे, हमारे पर्सनल मैनेजर को देंगे। पर्सनल मैनेजर मतलब एक तरीके से आपका HR मैनेजर। हर मैनेजर ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि मुझे इतने इतने लोगों की जरूरत है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो पर्सनल मैनेजर है या आपका जो HR मैनेजर है, उसको लिस्ट मिल रही है, उसको पता लग रहा है कि हाँ यहां पर कितने कितने लोगों की जरूरत है। अब इतना पता लगते ही वो क्या करना शुरू कर देगा, वो अलग अलग सोर्सेज देखना शुरू कर देगा। वो कहेगा अच्छा फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी जरूरत है, मुझे अलग सोर्सेज से उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी जरूरत है, उसके लिए मुझे अलग एरिया में जाना पड़ेगा। आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए, उसके लिए आपको अलग जाना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग जाना पड़ेगा। लोअर लेवल के लिए, लो वर्कर्स को जो अनस्किल्ड है उनके लिए अलग जगह पर जाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वो सोर्सेज देख रहा है कि मैं इन लोगों को कहां कहां से ला सकता हूं एंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन भी लोगों की जरूरत है उनकी पूर्ति में कहां से कर सकता हूं। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया कि मैं लोगों को कहां से ला सकती हूं, सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया। अब जैसे ही सोर्सेज आइडेंटिफाई हो गए, वहां पर जाकर मैंने लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया। इनवाइट कैसे, अब मैं क्या करूंगी, वहां जाकर क्या मैं ये कहना स्टार्ट कर दूं आओ जी आओ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी है, आप लोग आकर वहां पर काम करो? नहीं, वहां पर क्या होगा, आप अलग अलग तरीके से अपनी जॉब वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट करेंगे, अलग अलग तरीके से उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहे होंगे। ठीक है, चाहे एग्जीबिशन है, चाहे कोई वर्कशॉप है, कोई भी आपका मेथड हो सकता है अपॉर्चुनिटी को बताने का। अब आप अपॉर्चुनिटी जब बताएंगे तो वो लोग क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, स्टिमुलेट होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। वो क्या करेंगे कि वी शुड अप्लाई टू दिस जॉब पोजीशन, ये हम लोगों को बहुत अच्छा करियर देने वाली है तो हमें इस पे अप्लाई करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, आपने उन्हें जबरदस्ती नहीं की, आपने उन्हें डायरेक्टली नहीं बोला, उन लोगों ने खुद आकर के अप्लाई किया, खुद वो अट्रैक्ट हुए, खुद स्टिमुलेट हुए एंड खुद ही इन्फ्लुएंस हुए। बात क्लियर है। तो यहां पर आपने क्या किया, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो भी क्वालिफाइड लोग हैं, उनको आपने इनवाइट किया, एप्लीकेशन देने के लिए अट्रैक्ट किया। बात क्लियर है। अब जब आप इनवाइट कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बेखबर हैं हर चीज से। बेखबर मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप किस चीज के लिए इन लोगों को ले जा रहे हो। अगर कोई पर्सन आपके पास आकर के पूछ रहा है कि जॉब क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास उस टाइम हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हर चीज लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आपको नेचर ऑफ जॉब पता होनी चाहिए कि अच्छा एक्स अगर मेरा पर्सन है तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि भाई तू जो जा रहा है ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाने, तुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाने, तो वहां पर उसको नेचर ऑफ जॉब भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहां पर हमें पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस उस पर्सन के पास होना चाहिए, हम उसको कितनी सैलरी ऑफर कर सकते हैं, क्या कंडीशंस रहने वाली है एम्प्लॉयमेंट की, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, एंड वहां पर सिलेक्शन को ब्रीफली डिटेल में बताया जाएगा कि इस तरीके से आपको आकर के सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जब भी आप किसी इंटरेस्टेड पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर इनवाइट
कर रहे हैं। अब है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप, जहां पर क्या होगा, अब मैंने लोगों को इनवाइट कर लिया, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करूंगी, मैं उनकी लिस्ट बना लूंगी। लिस्ट कैसे बना लूंगी भाई, मेरे पास इतने सारे लोग अपनी एप्लीकेशंस लेकर के आ गए, मुझे पता है मुझे ये क्वालिफिकेशन चाहिए थी। अब मैं क्या करूंगी, एक एक की एप्लीकेशन उठाऊंगी, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर दी जाऊंगी, हाँ ये क्वालिफाइड है, नेक्स्ट ये सुटेबल नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैंने क्या किया, अलग अलग लिस्ट बना ली, जो सुटेबल है एंड जो सुटेबल नहीं है। लिस्ट बन गई। अब मैं यहां पर क्या करूंगी, जो लोग सुटेबल हैं उनकी लिस्ट भेज दूंगी मेरे सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन या ऑन बोर्डिंग सेल के अंदर। क्या करूंगी, जो लोग सुटेबल हैं, जो लोग बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी लिस्ट का मैं क्या करूंगी, मेरा जो सिलेक्शन एंड ऑन बोर्डिंग सेल है उन लोगों को वो लिस्ट भेज दूंगी एंड यहीं से रिक्रूटमेंट का काम खत्म होता है, उसने अपना काम खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट किसका काम स्टार्ट हो जाएगा, स्टाफिंग में थर्ड स्टेप था सिलेक्शन, अब उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी कि सिलेक्शन के अंदर क्या क्या होता है। बात क्लियर हो रही है आपको ना, बिल्कुल बेसिक से क्लियर होना चाहिए कि अब एग्जाम में कहीं से भी कैसे भी कुछ भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए। स्टाफिंग क्या कहता है, स्टाफिंग की बात करें ध्यान से सुनना, स्टाफिंग हमें कहता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही वो पता चलेगा आपको रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट हो गए लोग, अब थर्ड स्टेप था आपका सिलेक्शन, अब उन लोगों को सेलेक्ट करना है। तो जब मैं रिक्रूटमेंट पढ़ रही थी वहीं पर मैंने आपको कहा रिक्रूटमेंट हम लोग एक इंडिविजुअल वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ रहे होंगे, वही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, मीनिंग डेफिनेशन समझ आ चुकी है आपको, हम यहाँ पर उसके प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस के अंदर टोटल 4 स्टेप्स है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आपको यहाँ पर रिक्विजिशन देखनी है कि एक्चुअल में हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही इतना पता लग जाएगा अब आपको सोर्सेज देखने पड़ेंगे कि इन लोगों को मैं किस किस सोर्स से ला सकती हूँ। ठीक है, अब थर्ड स्टेप उसके अंदर क्या था, जैसे ही आपको सोर्स पता लगे अब आपने लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को कहना शुरू कर दिया जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं दे ऑल कैन अप्लाई इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, जब लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया, मेरे पास एप्लीकेशंस आनी स्टार्ट हो गई, तो अब मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी लिस्ट बना ली एंड मेरी फाइनल लिस्ट को मैं मेरे सिलेक्शन एंड ऑन बोर्डिंग सेल को भेज दूंगी। मेरा काम खत्म, मैं टेंशन फ्री, आगे वो जाने उनका काम जाने, मेरा काम खत्म। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए मेरी स्टाफिंग की। रिलेट कर पा रहे हैं हर चीज को, इजी एंड सिंपल है। आई होप प्रीवियस वीडियो भी आप लोगों ने कवर कर रखे, जहां पर हम लोगों ने स्टाफिंग के इंट्रोडक्शन, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड उसके प्रोसेस की बात की थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हम लोग इसके अंदर बात कर रहे थे रिक्रूटमेंट का जो सेकेंड स्टेप था कि उसे अब सोर्सेज देखनी है कि वो कहां से लोगों को ला सकते हैं। तो माइंड में क्वेश्चन आया था कि हम कहां से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, आया था या फिर नहीं, कमेंट करके ऑनेस्टली बताना कि माइंड के अंदर क्वेश्चन आया था या फिर नहीं, कि लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं बट कहां से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया था तो वेल एंड गुड, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे 2 सोर्सेज हैं, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों ही सोर्सेज की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें इंटरनल सोर्स की, तो इंटरनल का क्या मतलब है कि मैं किसी को रिक्रूट अगर कर रही हूं, किसी को अट्रैक्ट अगर कर रही हूं, इनवाइट अगर कर रही हूं, तो वो मैं मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन से करूंगी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाकर नहीं देखूंगी। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में बैठी हूं और मैं ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ही ऑब्जर्व कर रही हूं एंड उन्हीं में से किसी को इन्वाइट कर लूंगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ये पोस्ट खाली है, आप वहां शिफ्ट हो जाओ। ये होता है मेरा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ आया? इंटरनल सोर्स का मतलब समझे, जब आप लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दे, लोगों को अट्रैक्ट, स्टिमुलेट या इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दे, इनवाइट करना स्टार्ट कर दे, दैट विल बी कवर्ड अंडर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो मेरा इंटरनल सोर्स है उसमें भी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स लाइक यहां पर मैं लोगों का ट्रांसफर कर सकती हूँ, प्रमोशन कर सकती हूँ या फिर ले ऑफ कर सकती हूँ। इंटरनल सोर्स के अंदर 3 सोर्सेज हैं आप लोगों के पास। फर्स्ट वन इज ट्रांसफर, सेकेंड वन इज प्रमोशन, थर्ड वन इज ले ऑफ। हर एक सोर्स की बात यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं। ट्रांसफर का क्या मतलब है, आपकी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं आप लोगों के पास। अब हम बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके ऑफिस के अंदर कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास
10 लोग हैं एंड जो मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहां पर तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो ये कुछ चीजें ना बैलेंस नहीं हो रही है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। आप कहां जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे एंड उनको बोलेंगे कि आपके पास फाइनेंस की नॉलेज है ना, आप प्लीज वहां ट्रांसफर हो जाओ, वहां पर हमको लोगों की जरूरत है। तो यहां पर मैंने क्या किया, ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया उस डिपार्टमेंट से जिसमें ज्यादा लोग हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर जहां पर उनकी जरूरत थी। क्या किया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर करने से सैलरीज में चेंजेस आए? नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि वहां पर जो वर्क फोर्स है वो बैलेंस हो सके। तो इंटरनल सोर्स के अंदर पहला सोर्स क्या है, ट्रांसफर। जब भी हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों को भेज रहे होते हैं, शिफ्ट कर रहे होते हैं, दैट विल बी कवर्ड अंडर ट्रांसफर। बात क्लियर है। नेक्स्ट है यहां पर हम लोगों का प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्या होता है, जब भी मैं किसी पर्सन को लोअर पोस्ट से अपर पोस्ट पर भेजती हूँ, दैट विल बी माय प्रमोशन। जब भी मैं किसी को लोअर पोस्ट से लोअर जॉब लेवल से अपर पर भेजती हूँ, वो मेरे प्रमोशन के अंदर आता है। कब, अब यहां पर उसके साथ क्या होगा, उसका स्टेटस बढ़ गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, उसकी अथॉरिटी बढ़ गई, हर एक चीज उसकी बढ़ रही है। दैट विल बी माय प्रमोशन। अब मैं किसी पर्सन को असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना रही हूं, तो ये उसका हो गया प्रमोशन एंड ये अब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गया। ये भी मेरा क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब प्रमोशन का उल्टा भी हो सकता है। सपोज मेरा मैनेजर बहुत गंदा काम कर रहा था, बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहा था, सेटिस्फाइंग वर्क नहीं कर रहा था, तो अब मैंने उसको मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, अपर से मैं लोअर ले आई हूं, तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज डिमोशन। आप लोगों की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया अलग है, कुछ यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया अलग है, बट फॉर ऑल दोज यूनिवर्सिटीज जहां पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर यह टर्म अक्सर पूछी जाती है कि डिफाइन डिमोशन। डिमोशन क्या होता है, जब किसी पर्सन को हम लोग अपर लेवल से लोअर लेवल की जॉब पर शिफ्ट करते हैं, उसको हम लोग डिमोशन कहते हैं। लोअर से अपर जाएगा प्रमोशन, अपर से लोअर आएगा तो वो डिमोशन है। ठीक है, ये हो गया आपका डिमोशन। एंड द लास्ट वन इज यहां पर है आपका ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अब कुछ खास काम रहा नहीं है, ज्यादा आपको प्रोडक्शन करनी नहीं पड़ रही है, लोग आ नहीं रहे हैं, डिमांड नहीं हो रही है, सेल्स नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप लोगों का क्या करेंगे, वर्कफोर्स का क्या करेंगे। तो आप क्या करते हैं, टेम्परेली उन वर्कफोर्स को कहते हैं कि फिलहाल काम नहीं है, आप अपने घर पर बैठो, हमारे पास फिलहाल काम नहीं है, जब काम होगा हम आपको बुला लेंगे, दैट विल बी कवर्ड अंडर ले ऑफ। जब भी हम किसी को टेम्परेली रिमूव कर रहे होते हैं उसकी जॉब से, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास काम नहीं है, या फिर कुछ इस तरीके का रीजन हो सकता है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है या मशीनरी खराब हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेली उसको उसकी जॉब से अलग कर देते हैं, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर ले ऑफ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अब परमानेंट रिमूवल तो नहीं है, परमानेंटली तो हम उनको निकाल नहीं रहे हैं, तो अब क्या होगा, जैसे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास काम आएगा, मैं अपने खुद के ही एम्प्लॉइज को दोबारा बुला लूंगी। ये भी मेरा क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यहां पर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपका खत्म हो चुका है। अच्छे से क्लियर हुआ या फिर नहीं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब जब आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को इनवाइट करते हैं आपकी वेकेंट पोजीशन के लिए, वेकेंट जॉब रोल्स के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसकी 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, ट्रांसफर, जब किसी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर ट्रांसफर करते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है, प्रमोशन, जब लोअर से अपर लेवल पर हम उसको शिफ्ट करते हैं, दैट विल बी प्रमोशन, एंड अगर अपर से लोअर आते हैं तो दैट विल बी डिमोशन। थर्ड है यहाँ पर ले ऑफ। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है रॉ मटेरियल नहीं है, हो सकता है वहां पर मशीनरी खराब है, या आपके पास पैसा नहीं है, या काम नहीं है, तो उस समय पर आप टेम्परेली उन पर्सन को उनके घर भेज देते हैं, उनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं उनकी जॉब से, तो उसको हम लोग कहते हैं ले ऑफ, क्योंकि हम उनको परमानेंटली रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेरी कर रहे हैं। अब क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास काम आया, मैं उन लोगों को वापस बुला लूंगी कि आ जाओ अपने काम को ज्वाइन कर लो, तो ये होता है मेरा ले ऑफ। पॉइंट क्लियर है? अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग सोर्स पढ़ने वाले हैं। सोर्स पढ़ने से पहले बात करेंगे कि अगर मैं इंटरनल सोर्स चूज कर रही हूँ, क्या उससे मुझे कोई फायदा होने वाला है या फिर मुझे एक्सटर्नल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो पहले हम लोग फायदे देख लेते हैं हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की।
पहला फायदा मुझे क्या है, यहाँ पर मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 के 10 लोग मोटिवेट होकर काम करेंगे कि हमारा मैनेजर हमें ऑब्जर्व कर रहा है और अगर मैंने बहुत अच्छे से काम कर दिया तो मेरा प्रमोशन पक्का है, मेरी सैलरी पक्की है। तो वो क्या रहते हैं, हर टाइम मोटिवेटेड रहते हैं अपने काम को लेकर के। अब सपोज कोई किसी का प्रमोशन हो गया, वो मैनेजर बन गया, वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो गया, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन के काम कर रहे हैं, एंड जो बाकी के लोग हैं वो और मोटिवेट होकर काम करेंगे कि जैसे आज ये मैनेजर बना है कल को हमारा भी चांस आ सकता है। सेकेंड फायदा क्या होगा, यहाँ पर इंडस्ट्रियल पीस आप लोगों का बना रहेगा। इंडस्ट्रियल पीस कैसे बना रहेगा, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर के ही लोगों को चूज किया जा रहा है, बाहर की किसी एक्स्ट्रा पार्टी को, एक्स्ट्रा पर्सन को इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा, तो उससे उनके अंदर कोई भी अनसेटिस्फेक्शन वाली सिचुएशन नहीं आएगी। एवरीवन इज सेटिस्फाइड कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को चूज कर रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी बाहर वाले का कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है या फिर इंटरफेरेंस नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर इजी सिलेक्शन। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इजीली सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं मैनेजर हूं, मुझे किसी को अपॉइंट करना है, हायर करना है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को अगर ऑप्शन दिया जाएगा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से ही चूज कर लो, तो मुझे ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपने हर एम्प्लॉय को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, कौन कितना मेहनती है, कौन कितना ऑनेस्ट है, कौन कितना अच्छे से काम करता है, हर किसी की रग रग से मैं वाकिफ हूं, तो मैं इजीली किसी को भी सेलेक्ट कर लूंगी किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर रोल के लिए। सो दिस इज अनदर मेरिट। नेक्स्ट फायदा मुझे यहाँ पर क्या होता है, अब मुझे इंडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय ऑलरेडी मेरी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो क्या मुझे उसे दोबारा से पूरी ऑर्गेनाइजेशन घुमा के दिखाना पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट है, ये मैनेजर का ऑफिस है, ये पेंट्री है, ये वॉशरूम है, क्या ये चीजें दिखानी पड़ेंगी? नहीं। यानी कि यहाँ पर इंडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी हर एक चीज को जानता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय। यहाँ पर अगर आपकी किसी डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो वहां पर आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर जहां पर आप लोगों को लोगों की जरूरत है। नेक्स्ट फायदा क्या है, ये आपका इकोनॉमिकल सोर्स है, यानी कि अगर आप इंटरनल सोर्स चूज कर रहे हैं तो वहां पर आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि मुझे कुछ एडवर्टीजमेंट करनी ही नहीं पड़ रही है, कोई इंडक्शन करवाना ही नहीं पड़ रहा है, जस्ट मैंने अपने ही एक एम्प्लॉय को चूज किया एंड अपने ही एम्प्लॉय को किसी दूसरी पोजीशन पर पोस्ट कर दिया। बात क्लियर है? तो ये है आपके कुछ मेरिट्स कि आप लोग अगर इंटरनल सोर्स चूज कर रहे हैं रिक्रूटमेंट का, तो उससे आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या मेरिट्स है मेरे इंटरनल सोर्स के। तो पहला फायदा मुझे क्या होने वाला है कि मेरे यहाँ पर यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि हमारा जो मैनेजर है उसके पास कोई भी एक्सटर्नल चॉइस है ही नहीं, अगर वो चूज कर रहा है तो हम लोगों में से ही चूज करेगा, एंड उनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि अगर वो बहुत अच्छे से काम करेंगे तो उनका प्रमोशन हो सकता है। नेक्स्ट फायदा क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले हर एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, तो मैं वहां पर अच्छे से चूज कर सकती हूँ कि हाँ मेरा ये एम्प्लॉय बहुत मेहनती है, बहुत हार्डवर्क कर रहा है, बहुत ऑनेस्ट है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर है, तो मुझे उसको कुछ भी इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट है जहां पर ज्यादा लोग हैं, उस डिपार्टमेंट से मैं लोगों को उठा करके उस डिपार्टमेंट में भेज सकती हूँ जहां पर लोगों की जरूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर इकोनॉमिकल सोर्स, यानी कि ये बहुत सस्ता पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी एडवर्टाइजमेंट करवानी ही नहीं पड़ रही है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम लोग ये मेथड चूज कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ फायदे हो रहे हैं तो कुछ नुकसान भी हो रहे होंगे, इसीलिए बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। पहला नुकसान क्या है, यहाँ पर हम लोग यंग ब्लड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने से रोकते हैं। अब अगर मैं लोगों को मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही चूज कर रही हूं, तो यंग जनरेशन जो है वो मेरी कंपनी में आ ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें ऑप्शन दे ही नहीं रखा है कि मैं बाहर से भी चूज करूंगी, नहीं, मैं हमेशा अंदर से चूज कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के, तो बाहर वाले लोगों की एंट्री नहीं है, यानी कि यंग जनरेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। एंड आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जो
मेरी यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड एंड टैलेंटेड है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर रुक जाती है। हम लोग पुराने लोगों को ही रखते हैं, पुराने ही मेथड्स यूज हो रहे होते हैं, तो वहां पर उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट है यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है थोड़े लेथार्जिक बन जाते हैं। लाइक अब मुझे पता है कि यहाँ पर गिने चुने 2 ही लोग हैं जिसका प्रमोशन हो सकता है, तो अब मैं क्या करूंगी, थोड़ी लेजी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है हम 3 लोग हैं, वो पर्सन ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है, ये पर्सन हमारे मैनेजर को पसंद नहीं है, तो मैं ही बचा। तो मैं क्या हो जाती हूँ, थोड़ी सी लेजी हो जाती हूँ, क्योंकि घूम फिर के एक मैं ही बची हूँ जिसका प्रमोशन हो सकता है। सो दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ योर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि आप लोग इंटरनल सोर्स नई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चूज नहीं कर सकते हैं। कैसे, क्यों, ध्यान से सुनना। आपने अभी अभी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली, आपके पास पुराने कोई एम्प्लॉयज ही नहीं है। अगर पुराने एम्प्लॉयज नहीं है तो क्या आप इंटरनल सोर्स चूज कर सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है यहाँ पर सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। यहाँ पर लोगों का कंपटीशन करने का जो मन होता है, जो अंदर से स्पिरिट होती है, वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर 10 लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं, वो फ्रेंडली हो जाते हैं, उनके बीच में आपस का कंपटीशन खत्म हो जाते हैं। जब कोई बाहर का स्किल्ड पर्सन, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन एंटर करेगा, तभी लोगों के अंदर जो कंपटीशन की स्पिरिट है वो जागेगी। अब कोई बाहर का एंटर ही नहीं कर रहा है, तो वहां पर कंपटीशन जो है क्या हो रहा है, हिंडर हो रहा है, यानी कि यहां पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि एक डिपार्टमेंट है जहां पर ज्यादा लोग हैं, एक डिपार्टमेंट है जहां पर कम लोग हैं, तो मैं लोगों को शिफ्ट करके दोनों को बैलेंस कर सकती हूँ। तो अब ये पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि अगर आप बार बार लोगों को ऐसे ही शिफ्ट करते रहोगे तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो वहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है आपकी प्रोडक्टिविटी पर। ये सभी डिसएडवांटेज हैं अगर आप लोग इंटरनल सोर्स को चूज करें। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। इंटरनल सोर्स के अंदर हम लोग यंग जनरेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं करेगी, पुरानी ही आउटडेटेड आइडियाज यूज कर रही है, पुराने ही मेथड्स को यूज कर रही है। उसके बाद एम्प्लॉयज यहाँ पर थोड़े लेजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है घूम फिरकर वो ही इकलौता ऑप्शन है जिसका प्रमोशन हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपकी नई नई ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग इंटरनल सोर्स को चूज ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर लोगों के बीच में जो कंपटीशन की सेंस है, स्पिरिट है, वो खत्म हो जाती है। एंड लास्ट है यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पहुंच सकता है। अब बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स की, कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को चूज करना चाहती हूं तो वहां पर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। बेसिकली कॉमनली यहां पर टोटल 11 ऑप्शंस मैं आपको सिखाने वाली हूं कि जो मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं वो सभी मेथड्स यहां पर पढ़ेंगे। कौन कौन से 11 मेथड्स हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, मीडिया एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, टेलीकास्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग। ये सभी आपके पास ऑप्शन है अगर आप लोग एक्सटर्नल सोर्स को चूज कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? अब बात करेंगे एक एक ऑप्शन की डिटेल में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर मेरा क्या है, दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, यहां पर मैं एक नोटिस पेस्ट कर देती हूं अपने बोर्ड के ऊपर। बोर्ड कहां लगा होता है? हो सकता है ये मेरे फैक्ट्री गेट पर है, हो सकता है ऑफिस गेट पर है, या फिर मेरी वर्कशॉप के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर मैं एक नोटिस पेस्ट कर दूंगी कि मुझे लोगों की जरूरत है। अब ये जो नोटिस होता है लगभग मेरे जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, लाइक मेरे गार्ड भैया हो गए या फिर इस तरीके के पियोन्स हो गए, इस तरीके के लोगों के लिए मैं ये सोर्स चूज कर रही होती हूँ कि अगर मेरे यहाँ पर पियोन्स की जरूरत है तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला सोर्स चूज कर सकती हूँ कि मैं एक नोटिस लगा देती हूँ गेट पर, जहां से लोग आकर अप्लाई कर लेंगे। वहां पर मैं ऐसे लोगों को चूज करती हूँ जिनके लिए मुझे स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनस्किल्ड लोगों को चूज करने के लिए ये वाला सोर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड ऐसे लोगों को वेजेस दिए जाते हैं, वो भी डेली बेसिस पर। एंड ये जो मेथड है ये बहुत चीप पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक नोटिस ही पेस्ट करना है मेरे फैक्ट्री गेट पर। बात क्लियर है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट समझ है, जब आप लोग ऑफिस गेट पर, फैक्ट्री गेट पर एक नोटिस पेस्ट कर रहे हो कि मुझे लोगों की जरूरत है। अब यहाँ पर कैसे लोगों को मांग सकते हो आप? जो अनस्किल्ड है,
ऐसे लोग जिनके लिए आपको स्किल्स या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड सोर्स क्या है, दैट इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स के अंदर क्या होता है, कुछ मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्ड लोग हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंटिन्यूअसली अपनी एप्लीकेशन भेजते रहते हैं। किस मोटिव से, कि जिस दिन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी वैकेंसी आ गई तो तुरंत उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, वेटिंग लिस्ट में हर टाइम बैठे रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होती है, ऑप्शन होते हैं कि वो किसी को भी अपनी वेटिंग लिस्ट में से कॉल कर सकते हैं एज पर द नीड, एज पर द क्वालिफिकेशन एंड एज पर द स्किल्स। कैजुअल कॉलर समझ आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड है यहाँ पर मीडिया एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर क्या होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं वो वैकेंसीज मेरे न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट करा देती हूँ एंड उसको एडवर्टाइज करा देती हूँ। बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं हायर या मीडियम लेवल वाले लोगों को हायर करना चाहती हूँ एंड यहाँ पर क्या होगा, अब न्यूज़पेपर तो हर किसी के घर में जा रहा है, हर तरीके के लोगों के पास जा रहा है, तो अब वहां पर क्या होगा, कुछ आपके पास वेस्ट एप्लीकेशंस भी आ जाएंगी। तो इस सोर्स के अंदर आपका थोड़ा टाइम एंड थोड़ी कॉस्ट ज्यादा वेस्ट हो जाती है। क्या था यहाँ पर, आप लोग न्यूज़पेपर के अंदर वैकेंसीज जलवा रहे हैं, न्यूज़पेपर हर किसी के घर में जा रहा है। अब क्वालिफाइड लोग तो आ रहे हैं बट साथ में कुछ अनक्वालिफाइड लोग भी आ रहे हैं, तो अब आपको तो सारी एप्लीकेशंस चेक करनी पड़ेंगी, तो आप कुछ वेस्ट एप्लीकेशन भी चेक कर रहे होंगे, जिससे आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी कॉस्ट वेस्ट हो सकती है। नेक्स्ट है आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेट किया हुआ है। अब ये जो बॉडी है, इसका काम क्या है, ये एक रजिस्टर मेंटेन करती है जहां पर हर एक जॉब सीकर मतलब हर एक उस पर्सन की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही ये पर्सनल मैनेजर्स के साथ भी कांटेक्ट के अंदर होते हैं। अब जैसे ही पर्सनल मैनेजर ये आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास आकर कहता है कि इस पोजीशन के लिए वैकेंसी निकली है, तो तुरंत ये क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट को ऑफर कर देते हैं कि ये रहा कैंडिडेट, आप लोग इनको हायर कर सकते हैं। ये जो मेथड है रिक्रूटमेंट का, ये किनको हायर करने के लिए, किनको सेलेक्ट करने के लिए चूज किया जाता है, लाइक टाइपिस्ट हो गए, क्लर्क हो गए या फिर पीओन्स हो गए, ये मेथड आपके उन लोगों के लिए चूज किया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज का क्या मतलब होता है, ये आपकी क्या है, एक तरीके की प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन प्लेसमेंट एजेंसीज को सेट करते हैं। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को इस एजेंसी से यानी कि प्लेसमेंट एजेंसी से रजिस्टर करा सकते हैं एंड अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर ये प्लेसमेंट एजेंसी क्या करेगी, रिक्रूटमेंट करेगी, लोगों को सेलेक्ट करेगी एंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भेज देगी। क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज मेरी एक प्राइवेट बॉडी है जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स एस्टैब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एंड जो मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट है, यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसीज है, ये क्या करेंगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खुद से कर सकती हैं एंड द थिंग इज इन रिटर्न उनको क्या चाहिए, ये काम करने के बदले में वो लोग लेते हैं फीस एंड ये ध्यान रखते हैं, ये बैलेंस बनाकर रखते हैं कि जितने भी लोगों की डिमांड मार्केट में हो रही है उतने लोगों को वो सप्लाई भी कर सके। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोग हैं तो उसके पास उसके रजिस्टर में 10 लोग लिखे हुए होते हैं, 10 कैंडिडेट उसके पास रजिस्टर्ड होते हैं जिसको वो तुरंत ही मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज योर प्लेसमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का यूज किस लिए किया जाता है, जब भी मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजरियल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, हाई लेवल वाली पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए मैं किसको अप्रोच करती हूँ, मेरे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को। इनके पास क्या होता है, कैंडिडेट्स की लिस्ट पहले से ही है, ये लोग पहले से ही कैंडिडेट्स के टच में है। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अप्रोच करेगी तो ये क्या करेंगे, जैसे ही मैंने डिमांड की कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक लोग की जरूरत है, तो वो तुरंत ही मुझे एक कैंडिडेट दे देंगे। ये काम था मेरे मैनेजमेंट कंसल्टेंट का एंड इसके बदले में ये क्या चार्ज करेंगे, ये चार्ज कर रहे होंगे हमसे कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस
तरीके की जॉब भी परफॉर्म करते हैं, ये जॉब ऑफ एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। अगर मैं चाहूं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टीजमेंट मैं मेरे मैनेजमेंट या फिर मैनेजरियल कंसल्टेंट से भी करवा सकती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर कैंपस रिक्रूटमेंट, बहुत फेमस टाइप है ये आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपके एजुकेशनल बॉडीज होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस या फिर आपका कोई भी इस तरीके का टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहां पर जाकर के आपके हर इस तरीके की इंस्टीट्यूशन के अंदर एक प्लेसमेंट सेल होती है। एंड जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मेरा पर्सनल मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, उस एचआर मैनेजर का कांटेक्ट आपकी प्लेसमेंट सेल से होता है। वो आपस में कांटेक्ट करते हैं, ये कहता है कि मुझे इतने लोगों की जरूरत है, तो ये कॉलेज का प्लेसमेंट सेल कहते हैं हाँ मेरे पास इस डिपार्टमेंट के लिए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके पास काफी अच्छी नॉलेज है, वहां पर जाकर के मैं अपने स्टूडेंट्स को चूज कर सकती हूँ, लोगों को हायर कर सकती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, अब मैं बैठ करके मेरे किसी भी एम्प्लॉयज ने, मैं किसी एम्प्लॉय के साथ बैठी थी, मेरा उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, मैंने उसको बताया मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या किया, रिकमेंड किया कि मेरे नोन में ऐसे ऐसे एक पर्सन है, मैं आपके पास भेज दूंगा, बात करके देख लो, बात बनती है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर मैं किसी को रिक्रूट किस हिसाब से करूँ, किसी की रिकमेंडेशन के हिसाब से। एंड ये जो लेवल है यहाँ पर मैं किस तरीके के लोगों को चूज करती हूँ, मेरे लोअर लेवल वाले लोगों को यहाँ पर चूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट बना रखा होता है, किससे, लेबरर्स से भी एंड मैनेजर से भी। जब भी मैनेजर कहता है कि मुझे लेबरर्स की जरूरत है, तो वो लेबरर्स को जाकर के उनके पास भेज देते हैं। एंड अगर कहीं पर लेबरर्स को काम की जरूरत है, वो उनके पास अप्रोच करते हैं, किनके पास अप्रोच करते हैं, हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। तो वो उन लेबरर्स को काम प्रोवाइड करता है कि हाँ यहाँ पर लेबरर्स की जरूरत है, आप वहां पर जाकर के काम कर सकते हो। नेक्स्ट है टेलीकास्टिंग। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, टेलीकास्टिंग कराती है उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स को। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो वैकेंट पोस्ट है उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी सैलरीज वो प्रोवाइड कर सकते हैं, हर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की वो लोग वहां पर डिस्प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन, दैट इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या है, आज के टाइम में हमारा जो इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा फेमस है। अब क्या होता है, हर कंपनी की अपनी एक सेपरेट वेबसाइट होती है एंड वो अपनी उस सेपरेट वेबसाइट के ऊपर वैकेंसीज को पोस्ट कर रहे होते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट्स खुद से अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर सब कुछ डला हुआ होता है कि कितने नंबर ऑफ पोजीशंस वहां पर वैकेंट है, कितने जॉब रोल्स पर रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या वो सैलरी ऑफर करने वाला है, हर एक चीज वो वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट्स डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको अप्रोच कर सकता है। तो ये सभी पॉइंट्स से, ये सभी सोर्सेज से आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला एक्सटर्नल सोर्स है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें मैं क्या करती हूँ, एक नोटिस अपने फैक्ट्री गेट पर जाकर पेस्ट कराती हूँ कि मुझे इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। एंड ये जो मेथड है मैं किन लोगों के लिए यूज करती हूँ, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए यूज करती हूँ। ये मेरा बहुत चीपेस्ट मेथड है क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है यहाँ पर कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं, अब मेरे कुछ एप्लीकेंट्स हैं जो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन रखते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अब वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते रहते हैं। वो कैंडिडेट्स कंटिन्यूअसली अपनी एप्लीकेशन को भेजते रहते हैं, क्यों, ताकि वो लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे रहें। जैसे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी वैकेंसी आएगी तो मैं तुरंत उनको क्या कर सकती हूँ, उनको कॉल कर सकती हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए। नेक्स्ट है मेरा मीडिया एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर मैं अपनी वैकेंसीज को न्यूज़पेपर में पोस्ट कर सकती हूँ, न्यूज़पेपर में प्रिंट करा करके लोगों तक भिजवा सकती हूँ। एंड वहां पर क्या होगा, लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। अब न्यूज़पेपर क्या है, हर जगह पर जाता है, हर घर में जा रहा है। तो अब ऐसे में क्या होगा, जो अच्छे लोग हैं यानी कि जो क्वालिफाइड लोग हैं वो लोग भी मेरे पास तक पहुंचेंगे एंड कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो अनस्किल्ड एंड अनक्वालिफाइड लोग हैं। तो ऐसे में अगर मैं ये मेथड चूज कर रही हूँ तो हो सकता है यहाँ पर मेरा थोड़ा सा टाइम, मेरे एफर्ट्स एंड मेरी कॉस्ट थोड़ी सी वेस्ट हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये हमारी एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एंड ये बॉडी क्या काम करती है, यहाँ पर ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है ये दोनों के ही कॉन्टेक्ट में होता है, जॉब सीकर्स के एंड हमारे पर्सनल मैनेजर्स के। जैसे ही पर्सनल मैनेजर को लोगों की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर अप्रोच करते हैं एंड लोग यानी कि ये जो हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये जॉब सीकर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा करके इन लोगों को बोलता है कि वो लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये पर्सनल मैनेजर की डिमांड को पूरा करते हैं एंड इन बदले में ये क्या लेते हैं, ये लोग अपनी फीस को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसीज, ये हमारी प्राइवेट बॉडीज है एंड ये जो प्राइवेट बॉडीज है इनके अंदर लोग आकर के अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एंड ये बॉडीज क्या काम करती है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस खुद से कर सकती है एंड जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की जरूरत है वो उन कैंडिडेट्स को उनको प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी मैनेजरियल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मैं किसको अप्रोच करूंगी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को अप्रोच करूंगी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्टाफ के यानी कि मेरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके कांटेक्ट में भी हैं एंड मेरे पर्सनल मैनेजर के कांटेक्ट में भी हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको अप्रोच करेगी कि हम लोगों को इन मैनेजरियल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, उसको डिमांड पता चल गई, अब वो क्या करेगा उसी हिसाब से कैंडिडेट्स को अप्लाई करवाना शुरू कर देगा, अपने कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर देगा, यानी कि वो एक बैलेंस बना देता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। आपके स्कूल्स आपके कॉलेजेस के अंदर एक प्लेसमेंट सेल होती है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेरा पर्सनल मैनेजर है उसका कांटेक्ट आपकी प्लेसमेंट सेल से होता है एंड अगर उसको किसी भी जॉब वैकेंसी की जरूरत है, जॉब वहां पर कोई भी प्लेस आपका वैकेंट है तो उस वैकेंट प्लेस के लिए वो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। वो प्लेसमेंट सेल को बोल सकता है मुझे इस डिपार्टमेंट के लिए लोगों की जरूरत है, तो वो वहां पर अपने कैंडिडेट्स को अपने स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिकमेंडेशन। अब क्या होता है, मैनेजर का अपने एम्प्लॉयर्स के साथ अपने एम्प्लॉयर्स के साथ अगर बहुत अच्छा रिलेशन है तो वहां पर क्या हो रहा होता है, वो बैठकर उन्हें बता रहे होते हैं कि मुझे इस चीज के लिए अपने क्लर्क की जरूरत है, तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय खुद से रिकमेंड कर सकता है कि मेरे नोन में ऐसे ऐसे एक पर्सन है, आप चाहो तो उससे मिल सकते हो, बात बन जाए तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, किसी की रिकमेंडेशन पर हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास है दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब यहाँ पर मैनेजर का भी कॉन्टेक्ट है हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एंड मेरी लेबरर्स का भी, तो अब अगर मैनेजर को लेबर की जरूरत है वो वहां जा सकती है, लेबरर्स को काम की जरूरत है वो भी वहां पर जा सकते हैं। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ योर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करवा सकती है, क्या काम वो लोग कर रहे हैं, क्या सैलरीज ऑफर करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कितनी वैकेंसीज है, ये सभी चीजें वो लोग क्या करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं। लास्ट वन इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग के अंदर क्या होता है, इंटरनेट इज फेमस नाउअडेज, तो अब क्या हो रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर वो लोग वैकेंसीज को पोस्ट करते हैं एंड कैंडिडेट्स डायरेक्टली जाकर के उस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं आपकी वैकेंट पोजीशंस के लिए। बात क्लियर है? तो ये थे आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स चूज कर रही हूं तो क्या इसका कोई फायदा मुझे होने वाला है, यहां पर बात करेंगे मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। फर्स्ट मेरिट, फर्स्ट फायदा मुझे जो यहां पर होगा दैट इज क्वालिफाइड पर्सनल। यहां पर मैं जितना ज्यादा चाहे क्वालिफाइड पर्सन चाहूं उतना ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन मार्केट के अंदर ढूंढ सकती हूं क्योंकि मेरे पास यहां पर वाइड चॉइस है। नेक्स्ट है मेरे पास वाइड चॉइस है, वही आपकी मेरिट हो गई। अब मेरे पास कितने सारे 11 ऑप्शंस तो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि इन 11 ऑप्शंस में से आप लोग आपकी कैंडिडेट्स को चूज कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट फायदा यहाँ पर आपको फ्रेश टैलेंट भी देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बताया कैंपस रिक्रूटमेंट। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो लेटेस्ट नॉलेज सीख रहे हैं, ले रहे हैं, उन लोगों को भी आप लोग हायर कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर फ्रेश टैलेंट। तो यहाँ पर एक फायदा ये भी होता है कि आपको फ्रेश टैलेंट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। आजकल के जो यंग जनरेशन है उनके अंदर स्टार्टिंग से ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, हर किसी के मन में कंपटीशन चल रहा होता है, तो यहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा एंड उससे काम क्या होगा, आपका जो काम है वो बहुत बेटर होता चला जाएगा। नेक्स्ट मेरिट क्या है, लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। अब यहां पर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से क्या होगा, नए नए लोग यहां पर आ रहे होंगे, फ्रीक्वेंटली लोग चेंज हो रहे होंगे, तो यहां पर फेवरेटिज्म का, पार्शियलिटी का कोई भी चांस नहीं है। तो ये सभी मेरिट्स हैं आपके एक्सटर्नल
सोर्स की अब बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस यानी कि इसके डीमेरिट्स की भी हम लोगों को बात करनी है। फर्स्ट डीमेरिट क्या है, यहाँ पर जो पुराना स्टाफ आपका है हो सकता है वो डिससेटिस्फाई हो जाए क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उस पर आपका कोई प्रीवियस स्टाफ प्रीवियस एम्प्लॉय को ही आप लोग वहां पर ट्रांसफर या फिर प्रमोट करेंगे। बट होता क्या है, आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से पर्सन को ढूंढ लाए एंड उस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर रख दे, तो ऐसे में क्या हुआ, आपका जो पुराना स्टाफ था, एग्जिस्टिंग स्टाफ था, वो डिससेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट है, ये आपका बहुत लेंथी प्रोसेस है। बहुत लेंथी प्रोसेस कैसे, आपको पहले एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे, आप उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका बहुत ही लेंथी प्रोसेस है जो आपका टाइम, आपके एफर्ट एंड आपके कॉस्ट काफी ज्यादा ले रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉस्टली प्रोसेस, महंगा प्रोसेस है, वो ही लेंथी प्रोसेस का पार्ट है। दैट इज ये आपको महंगा भी पड़ता है क्योंकि आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स करवानी पड़ती हैं एंड हो सकता है आप यहाँ पर कोई गलत सिलेक्शन कर लो। क्यों? क्योंकि अब मैं बाहर के लोगों को नहीं जानती, हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन उसने मेरे साथ ऐसा बनाया कि मुझे वो कैंडिडेट सुटेबल लगा, बट बाद में आकर जैसे उसने काम करना स्टार्ट किया वहां पर मुझे समझ आया ये कैंडिडेट तो हमारे लिए सुटेबल था ही नहीं। यहाँ पर चांसेस होते हैं कि हो सकता है आप कोई रॉन्ग सिलेक्शन कर लो। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, यहाँ पर लेबर टर्नओवर बढ़ जाता है, यानी कि फ्रिक्वेंटली लोग जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली लोग आ रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि लेबर टर्नओवर आप लोगों का बढ़ रहा है। बात क्लियर है? आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो रिक्रूटमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, चाहे मीनिंग हो गया, चाहे डेफिनेशन है, चाहे प्रोसेस है, चाहे सोर्सेज है, हर एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आपके डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं एंड आपकी हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो दैट इज स्टाफिंग को भी कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक को टैप करके स्टाफिंग वाली वीडियो को भी बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हैं। चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा है या फिर नहीं, रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।